करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये हमारे देश के लोकतंत्र की परंपरा रही है। लेकिन आजकल इस परंपरा के बहाने अराजकता फैलाने की होड़ लग गई है। इसलिए आज मैं ये बहस दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाम के चलते प्रताड़ित होने वाले उन लाखों लोगों के लिए कर रहा हूं जिनकी फिक्र शायद किसी को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। ये लोग पिछले करीब 1 महीने से चुपचाप हर दिन 3-3, 4-4 घंटे का जाम झेलकर अपने काम पर जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर ये कैसा धरना है जिसने देश की राजधानी को बेहाल कर दिया है? और विपक्ष के नेताओं के लिए तो शाहीन बाग मोदी को कोसने के लिए मुफ्त का मंच बन चुका है। भीड़ पहले से जमा है, वहां नेता पहुंच रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं और वोट बैंक को साध रहे हैं। दिल्ली में चुनाव भी है, कभी शशि थरूर पहुंचते हैं तो कभी ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान, तो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, मणिशंकर अय्यर तो इसी मंच से सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि कातिलों से हम लड़ रहे हैं। आखिर ये कातिल किसे कहा जा रहा है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बहस, आंदोलन या अराजकता। आज देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे बड़े मुद्दे पर। बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। आप सिर्फ इसको एक जाम की स्थिति के हिसाब से देख रहे हैं? लीजिए, मोदी विरोध के लिए मुफ्त का मंच तैयार है। रेडीमेड भीड़ पहले से जुटी है। न लोगों को बुलाना है, न कोई टेंट शामियाना लगाना है। बस माइक थामकर मोदी को कोसना है और सियासत चमकानी है। और इस सियासत में मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। वो लाहौर गए और लाहौर की इंस्ट्रक्शंस पर शाहीन बाग गए और लाहौर की इंस्ट्रक्शंस पर ही उन्होंने शाहीन बाग में जो बयान दिए हैं वो सबके सामने है। न जाने मणिशंकर अय्यर शाहीन बाग के मंच से किसे कातिल बुला रहे हैं। शशि थरूर, मणिशंकर जैसे नेता पहुंचे, मोदी सरकार के विरोध का झंडा थामे कुछ अभिनेता भी पहुंचे। लगभग 30 दिन से ये भीड़ ऐसे ही यहाँ जुटी है। फिर घंटों ट्रैफिक में जूझने वाले भाड़ में जाएं तो जाएं। नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों को 1 घंटे की जगह 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। नोएडा से ओखला जाने वालों को 30 मिनट की जगह करीब 1.5 घंटा लग रहा है। नोएडा से महारानी बाग जाने में 10 मिनट की जगह 45 मिनट लग रहे हैं। बदरपुर से नोएडा जाने में 45 मिनट की जगह करीब 2.5 घंटा लग रहा है। बदरपुर फरीदाबाद से नोएडा के लिए आश्रम डीएनडी का रूट लेना पड़ रहा है। शाहीन बाग में करीब 100 बड़े शोरूम दुकानों का धंधा चौपट है। लेकिन शाहीन बाग का ये इलाका पिकनिक स्पॉट बन चुका है। क्रिकेट का मैदान सज चुका है। झंडे बैनर बेचने वाली दुकानें खुल गई हैं। पहले 8 से 7 मिनट लगते थे और अब 2 घंटे कम से कम लगता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस प्रशासन जनहित को देखते हुए कदम उठाए। सरकार का विरोध ठीक है, लेकिन सवाल है कि विरोध के नाम पर सड़क पर चलने वाले लाखों लोगों को क्यों बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विरोध में अराजकता की मिलावट का विश्लेषण सुनिए। विरोध के नाम पर दिल्ली के शाहीन बाग में बंधक बनाया गया है। शाहीन बाग को बंधक बनाया गया है। आंदोलन के नाम पर लाखों लोगों को परेशान करना बहुत शर्मनाक है। रोड ब्लॉक के चलते करीब 4 लाख लोग रोज झेल रहे हैं ये अत्याचार। सोचिए, 40 मिनट का रास्ता है लेकिन 4 घंटे में पूरा होता है। महसूस करिए, आपको एहसास होगा। मैं बढ़ता हूं आगे। मोदी विरोधी नेताओं के लिए मुफ्त का मंच बना है शाहीन बाग। खुद को बेवजह पीड़ित बताकर
अराजकता फैलाई जा रही है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। समर्थन अपार है विरोधियों का। विरोधियों से मेरे मायने विरोधी पार्टियों से है। क्या विरोध के नाम पर वोट बैंक को खुश कर रहे हैं कुछ नेता? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इसीलिए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा भी पहुंच गए, वो शशि थरूर को भी ले आए और लाहौर से सीधा मणिशंकर अय्यर भी शाहीन बाग पहुंच गए। मणिशंकर अय्यर ने शाहीन बाग के मंच पर आखिरकार कातिल किसे कहा, मैं इस बहस को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस बहस में, इस चर्चा में वारिस पठान है जो खुद शाहीन बाग गए। मैं उनसे जानूंगा, समझूंगा कि उनका क्या मानना है। मेरे साथ शोएब जमई हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के बड़े नुमाइंदे हैं और साथ ही साथ शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। आप तमाम लोगों का इस बहस में स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा शोएब जमई आपके पास आता हूं। कातिल कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक शेर है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ये एक ऐसा ये जो शब्द थे, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के जो दीवानी आपने क्या थे। बोला? शेर दोबारा पढ़ेंगे, एक बारी बोलेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसमें मैं जो भाषण उनका सुन पा रहा हूं, देखना है आंदोलन जोर के लिए कितना बलिदान बाजुए देने कातिल। के लिए मैं तैयार हूं। इंशाल्लाह देखेंगे किसका हाथ मजबूत है, हमारा या कातिल का। नहीं, इसमें आपका वाला जो आप बात बोल रहे हैं वो कहां आया? सरफरोशी की तमन्ना कहां आया? बताइए ना, कहां आया? आपने वही बयान सुना जो बाद में कट करके? मैंने उसी बयान मैंने की बात उनका करी। पूरा बयान सुना है। सरफरोशी की तमन्ना कहां आया इस लाइन के तो अंदर? वहीं रहते हैं, हमें पता है। मैं बाइट सुनवा सकता हूं जी, आप देखिए, आप आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, बातों को घुमाना जानते होंगे, ट्विस्ट करना जानते होंगे, लेकिन शब्द शाह मैं पढ़ रहा हूं, जो बोला गया वो मैं पढ़ रहा हूं। सरफरोशी की तमन्ना कहां है? बताइए, देखिए, बताइए। अगर आपके पास वीडियो में है सरफरोशी की तमन्ना तो चला दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये चला है कि दीजिए, दो अगर आपके पास फोन है, तीसरा जेब में होगा, बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्द मैं पूछ रहा हूं किसके लिए बोला? आप खुद कह रहे प्रधानमंत्री के लिए बोला, तो ये आप बिल्कुल भ्रम में हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी का नाम नहीं लिया गया। मुझे आप बोलने दीजिए। आपसे पूछ रहा हूं, आपके मन से बोला गया, मूवमेंट की जिम्मेदारी हम पर है, तो मुझे शोएब अपनी भाई आपके क्लैरिफिकेशन। मन से बोला गया। कातिल कौन है बताइए? मैं बता रहा हूं। कातिल कौन है बताइए व्यूअर्स को। कौन है कातिल बताइए? पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, किसके लिए है? कुर्बानी किसके लिए है बताइए? जो लोग कुर्बानी किसके लिए है? कातिल कौन है? बताता रहा हूं, सुनेंगे तब तो दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग भी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं इस सीए के विरोध में, उन सबको उन सबको चुन चुन के मारना चाहिए। सुनिए ना, बंगाल में दिलीप घोष चुन चुन के मारना चाहिए। दिलीप घोष मौजूद थे, दिलीप घोष मौजूद थे वहां पर उस मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के यूपी के विधायक, उन्होंने कहा कि ये मोदी का इंडिया है। यूपी के विधायक का जवाब दे रहे थे। मोदी जी इशारा कर दें तो सीए के विरोधियों को जो है सफाया कर देंगे हिंदुस्तान। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर बताता हूं, कातिल नहीं है तो मैं आपको बताता हूं आखिरकार कल ही भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कहा जो मोदी और योगी बड़ी के खबर खिलाफ है, करेगा। मुझे बड़ी खबर लेनी दीजिए, ऑडियो डाउन। बड़ी खबर यह है कि मणिशंकर अय्यर के विवादित जो बोल हैं, विचारधारा के नाम पर देश बट रहा है, हिंदुत्व से गांधी की विचारधारा को चुनौती है। मणिशंकर ने लाहौर में मोदी सरकार को यह कोसा है। लाहौर से सीधा है मणिशंकर अय्यर, शाहीन बाग पहुंचते हैं और फिर ये बात कहते हैं, सुनिए। We have now come out on the streets because they are fighting for the idea of India that we had as a national consensus in our country till 2014, and what is happening at the moment is a huge ideological divide. I would call it a rift valley. सुशील पंडित, लाहौर से सीधा शाहीन बाग, और जो बोला गया कुर्बानी और बलिदान वो आपके सामने है। जो बात शोएब जमई कह रहे थे वो ऐसी बात नहीं बोली कहीं, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान में क्या बोले हैं हमने सुनाया है। जी नहीं, उनके मुंह से निकल भी गया कि आप इस मुगालते में ना रहिए कि ये प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है। जैसे पहले भी सफाई दी थी कि मैंने नीच कहा था लेकिन प्रधानमंत्री को नीच नहीं कहा था, मैंने चाय वाले का उल्हाना दिया था लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। लाहौर में बोले जाना, अभी सुनिए, ये कहेंगे कि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है, मुझे उर्दू के शेर याद नहीं रहते हैं, ये सब बहाने आएंगे।
कि जो आपने वो सरफरोशी नहीं सुना वो मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। अभी बहुत से बहाने आएंगे, कभी उनकी हिंदी ठीक नहीं होती है, कभी उन्हें उर्दू याद नहीं रहती है, कभी शेर ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कहेंगे कि साहब मैं शायरी करने उठा था तो मेरे मुंह से किसी के लिए कातिल निकल गया, बुरा ना मानिए। इसके बावजूद वो लेकिन सस्पेंड अंग्रेजी तो होते अच्छी रहे। है, लाहौर में तो अंग्रेजी में बोला, लाहौर में उन्होंने अंग्रेजी में बोला और देखिए क्या क्या बोला। पहली बार नहीं, लाहौर में पहले भी उन्होंने जाके बोला था कि इस मोदी की सरकार से हमें निजात दिलाइए। पाकिस्तान जाकर के वो आइडिया ऑफ इंडिया डिस्कस करते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे 1947 में। उसी पाकिस्तान उसी बिना पर बना है पाकिस्तान, उस आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ करके वहां वो आइडिया ऑफ इंडिया की पैरवी करने जाते हैं और इंडिया को कोसते हैं। ये वो मणिशंकर अय्यर हैं, इन्हें सुनना चाहिए क्योंकि देश की आंखें खुलेंगी कि किन लोगों ने हम पर 70 साल राज किया है, कैसी व्यवस्था हम पर ला दी गई है और आंदोलन के नाम पर किस तरह की अराजकता इस वक्त बर्पा कर दी गई है। अस्पताल नहीं जा सकते, वहां से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर अपोलो हॉस्पिटल है, उसकी इमरजेंसी आप ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3-3 घंटे आप जाम में हैं। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ देर में फ्री कश्मीर पे बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। ये फ्री कश्मीर का मामला क्या था, लेकिन शाहीन बाग पर जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने जो लाहौर में जाके बोला उस पर जवाब दीजिए, कातिल पर जवाब दीजिए। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उस पूरे आंदोलन के जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, समाप्त करूंगा। अमीश जी, आंदोलन करने की आजादी तभी तक है जब तक वो मेरे अधिकारों के आड़े ना आए, वो मेरी आजादी के आड़े ना आए। अगर आप मेरी आजादी कुचल करके अपने आंदोलन की आजादी को कायम रखना चाहते हैं तो इस देश की अदालतों को, इस देश की व्यवस्था को सनद रहे कि ये देश फिर इस तरीके से नहीं चल पाएगा। चलिए अब मैं अब जवाब सुन लीजिए। पाकिस्तान में देश के खिलाफ बोलना जायज है? देखिए, जो आप जवाब दीजिए इस बात का। सुशील जी ने जो कहा पाकिस्तान में जाकर देश के खिलाफ बोलना जायज है और फिर आपके मंच पर कातिल बोलना जायज है? बताइए अमीश जी, मैं जिस अफसोस हो रहा है आपको? मैं जिस बात का जवाब देने आया हूं, You want to apologize to the people of India that this man spoke against India in Pakistan? इन्होंने भारत के खिलाफ बोला पाकिस्तान में जाकर। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप उस आंदोलन के प्रवक्ता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जिस आंदोलन में मणिशंकर अय्यर खड़े थे, जिस आंदोलन के अंदर उन्होंने कुर्बानी मांगी, उन्होंने बोला हम कातिल को जवाब देंगे। किस चीज की कुर्बानी, किस चीज की कुर्बानी? अगर आप मजाक बनाते हैं इस देश को क्या? जवाब नहीं देने देंगे, जवाब देने दूंगा। मंच दिया इन्होंने, उन्हें जवाब देने दीजिए। 3 बातें कल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उसमें कही। पहली पॉइंट, राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारा है और हम कर रहे हैं, कोई आप हमें रोक नहीं सकते वहां प्रोटेस्ट करने से, क्योंकि हम जनता हैं। दूसरी, सुन लीजिए, 3 पॉइंट थी, अभी एक ही पॉइंट मैंने कहा है। दूसरा पॉइंट कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखना होगा। मुझे ये बताइए कि शाहीन बाग मूवमेंट में हम लोगों को वहां 1 महीने हो गए, एक भी पत्थर उछला हो, एक भी पुलिस से स्कफल हुई हो, एक भी कोई अराजकता फैली हो तो उसका सबूत मुझे दे दीजिए। लाखों लोग डेली सड़क पर, तीसरे पॉइंट, लाखों लोग सड़क पर 4-4 घंटे रुकते हैं। ये तीसरे पॉइंट में आ रहा है। जिन्ना वाली आजादी के नारे वाला लगा जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? ये तीसरे पॉइंट में आ रहा है, ये तीसरे पॉइंट में आ रहा है ये कि कल पुलिस के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें आप एक तरफ का रास्ता दे दीजिए। खाली कर दिया आपने? हमने कहा कि आप बिल्कुल इजाजत, बिल्कुल खाली है। कब खाली है? देखिए, ये आंदोलन शुरू से ही एक ही तरफ के रास्ते को घेर करके चल रहा है। अगर आप अमीश देवगन जी, आप हमारे साथ चलिए यहाँ से स्टूडियो से और हम दिखाएंगे पूरा एक ही तरफ का रास्ता खाली है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप उसको चालू करवाएं। ठीक है, मेरे को रिएक्शन लेने दीजिए। एक सेकंड में अपनी बात खत्म। कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। खत्म करता हूं अमीश जी, 5 विनती सेकंड। कर रही थी कि हमें रास्ता दीजिए और मना कर दिया गया। दिल्ली वासियों का हमें तकलीफों का अंदाजा है, लेकिन दिल्ली वासियों, आपको भी इन महिलाओं बच्चों का तकलीफों का अंदाजा होना चाहिए। आप लोग खुद प्रधानमंत्री और सरकार से कहिए कि आप इनकी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं। ये क्यों लोग इतने तकलीफ में, पिछले 1 महीने से महिलाएं और बच्चे रात की ठुठुरती ठंड में वहां बैठी है। कौन, अगर आप उनकी तकलीफों को समझते हैं तो आप भी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा है और हम आपको सलाम करते हैं दिल्ली वासियों। जी, अब मैं रुक कर लेता हूं बाकी मेहमानों का। शाहनवाज हुसैन भी इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, लाहौर में मणिशंकर अय्यर ने बोला कि हिंदुत्व से गांधी की विचारधारा को चुनौती है, विचारधारा के नाम पर अब हमारा देश बढ़ चुका है, लाहौर में बोला। और शाहीन बाग में बोला कि अब कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, कातिल को हम जवाब दे देंगे। देखिए, लाहौर टू शाहीन बाग की ट्रेन है, लाहौर टू शाहीन बाग,
उस लाहौर टू शाहीन बाग में लाहौर में जाकर जिस तरह की भाषा बोली है, वो मुल्क जो हमारे रोज सैनिक के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कई हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वहां मणिशंकर जी पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी ने क्यों उनको भेजा, उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मणिशंकर वही है जो पाकिस्तान कहने गए थे कि नरेंद्र मोदी जी को हम नहीं हटा सकते कांग्रेस, आपको पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत है। फिर से वो पाकिस्तान पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नहीं अनेक बार उनको लेकिन वो हटा तो नहीं पाए, भाषा वो बोल चुके हैं, लेकिन वो हटा तो नहीं पाए, लेकिन वो हटा तो नहीं पाए। क्या आपको लगता है मणिशंकर अय्यर आपके लिए कमजोर कड़ी है कांग्रेस की? कांग्रेस विपक्ष के मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं, आपकी मदद कर देते हैं। कांग्रेस सत्ता भी नहीं मिली, सत्ता भी नहीं मिली। मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं, आपकी मदद कर देते हैं। नेता का पद भी अभी नहीं फिर मिला। दिल्ली का चुनाव है, आपकी मदद हो जाएगी इसमें। हमारी मदद क्या, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जाकर कातिल सरकार कहा, उन्होंने कहा कुर्बानी देने को तैयार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसके नाम पर धरना हो रहा है, ये एक्ट तो किसी की नागरिकता लेने वाला ही नहीं है। फिर धरना किस बात का, फिर प्रदर्शन किस बात का? शुरू में कांग्रेस के लोगों ने और अन्य पार्टियों ने, खासकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये समझाया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता लेने वाला है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है उसको दुनिया की कोई ताकत भारत से बाहर नहीं कर सकती। तो आप क्या बहकाना चाहते हैं? आप यहाँ पर जामई साहब आ गए, मुझे नहीं पता किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं तो इंडिविजुअल हैसियत में नहीं आया, मैं भारतीय जनता पार्टी इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाहीन बाग के आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं। आसिफ मोहम्मद खान आसिफ साहब आए हैं जी, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। आप गलतफहमी पैदा करना बंद कीजिए। एक सेकंड आप शांत रहिए। ये वारिस पठान की फोटो देख सकते हैं, वारिस पठान हमारे साथ मौजूद भी है। एक सेकंड नहीं है कि वहां लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप तय करेंगे या जनता तय करेगी? राइट टू प्रोटेस्ट का तो अधिकार है ना सर। आप ही नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे ना, शांत बैठिए अब आप। नहीं, अरे गलतफहमी का, अफवाह फैलाने का भी अधिकार है क्या आपको? नहीं, आप नहीं तय करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सरकार से पूछ के या से पूछ के प्रदर्शन नहीं करेंगे हम। आप जनता को रोक नहीं सकते। हमें नहीं रोक सकते भाई, हमको नहीं अच्छा लगता है, ये संविधान के खिलाफ है हमारा बिल, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपसे पूछ के विरोध करें क्या? प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी लिख के विरोध कर रहे हैं कि आप हमें इजाजत दीजिए विरोध करने का। क्या बात करते हैं? लाहौर से बाहर मेहमानों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? मत बनाइए, ठीक है, ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र के पैरोकार साहब, महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते, लोकतंत्र के पैरोकार अपमान नहीं कर सकते, उन बेटियों का अपमान नहीं कर सकते। मुझे मालूम है महिला विरोधी है ये सरकार, लेकिन क्या आप उन बेटियों का अपमान आसिफ मोहम्मद खान, जो पिछले मोहम्मद खान, है? यही आपकी प्रॉब्लम है, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता, ये जिम्मेदारी से कहते हैं। शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूँ इस एंगल पर डिबेट हो और लंबी डिबेट हो। अपना नाम आसिफ मोहम्मद खान भी इंतजार कर रहे हैं, वारिस पठान भी इंतजार कर रहे हैं। आप मासूम लोगों को भड़का रहे हैं, ठीक है, भड़काना बंद कीजिए आप लोगों को। अब आसिफ मोहम्मद खान, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग भड़का रहे हैं। अब लाहौर से मणिशंकर अय्यर को क्या बुलाने की जरूरत थी, जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर में जाकर, और यहां पर भी वो बात कर रहे हैं कुर्बानी की और बात कर रहे हैं कातिल की। कौन है कातिल? देखिए मैं अभी मुझे आप पूरा बोलने देंगे तो मैं जरूर ये बात रखूंगा। आवाज कट गई है जी, आवाज आपकी आ रही है, बोलिए। यहाँ पर बोलिए। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब मनमोहन सिंह के टाइम में इंडिया आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को चिकन बिरयानी, नहीं आपको सुनना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को चिकन बिरयानी खिलाते हैं इंडिया बुला के। जब नरेंद्र मोदी जी मियां नवाज शरीफ के महल में जाके अचानक उतरते हैं तब क्या खाते हैं, ये भी आप 10 बार मोदी जी ने ये बात कही जब प्रधानमंत्री नहीं थे। जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मियां नवाज शरीफ कौन है? आसिफ साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन तो इसीलिए लाहौर से बुलाना पड़ा। नवाज शरीफ ने तो कहा था मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह अमेरिका से शिकायत करते हैं। नवाज शरीफ ने तो यह कहा था, याद नहीं आपको? मनमोहन सिंह जी के लिए को देहाती औरत कहा था उन्होंने। आज उसी नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं आप। देखिए,
देखिए, आप लेते थे मियां नवाज शरीफ का, जिसके महल में जाके क्या खाया मुझे नहीं पता। अचानक प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। अरे क्या खाया इस्लामाबाद, क्या खाया मुझे नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी, ये आप प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो यही प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाला घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया। यही प्रधानमंत्री है जो बालाकोट में जाकर आतंकवादियों का अड्डे समाप्त करवा दिया। यह प्रधानमंत्री। आप ये कहते हैं, आपको पता है कि प्रधानमंत्री आपने एक फौजी का सर कटवा लिया उन पाकिस्तानियों से, आपने जवाब दिया। आप बताइए, तमाम अखबारों की हेडलाइन हमने बहुत जवाब दिया है। फौजी हमने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान याद करता है, हमारी सेना सक्षम है। कांग्रेस की आदत है अपनी सेना पर सवाल उठाने का। अपने सेना पर सवाल मत उठाइए, सेना के पराक्रम पर ऐसे आपको पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। चलिए कि हिंदुस्तान की सेना सक्षम है पाकिस्तान को इलाज करने के लिए। आप मणिशंकर अय्यर को भेजेंगे पाकिस्तान। आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं करते। पाकिस्तान ने तो आपने मणिशंकर को क्यों भेजा था? मणिशंकर अय्यर को आपने पाकिस्तान क्यों भेजा, ये बता दीजिए। आपका पाकिस्तान प्रेम क्यों रहता है? नहीं, बस एक सेकंड शाहनवाज जी, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। एक एक करके आप लोग बोलिए। आसिफ जी एक सेकंड, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने सीधा बिरयानी पे चले गए, नवाज शरीफ पे चले गए। ये जो 4 घंटे का इंतजार करते हैं, इनके लिए नवाज शरीफ तो नहीं आएगा सड़क खोलने के लिए यहाँ पर शाहीन बाग की। दूसरा पॉइंट, आप मुझे बताइए कातिल कौन है, कुर्बानी किसके लिए? इस देश में कौन सी जंग हो रही है जिसके लिए कुर्बानी देने की बात हो रही है? ये सीरिया है मुल्क क्या? ये सीरिया है? देखिए, ऐसा है, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे कैसे आगे बीच में? आप मानने वाले, हर मानने वाला कातिल है महात्मा गांधी का। हम इस देश में कोई नाथूराम गोडसे को नहीं मानता। जो मानता है वो गद्दार है इस देश में। नाथूराम गोडसे, ये आंदोलन के नाथूराम गोडसे के ऊपर है। एक सेकंड शाहनवाज से प्लीज टर्न का वेट करिए, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। नहीं, मैं एक सेकंड शाहनवाज से प्लीज रिक्वेस्ट मानिए मेरी। इधर उधर की बात मत कीजिए। आसिफ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बहस नाथूराम गोडसे पर है। आज देखिए, कातिल पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं बोलूं नहीं, बताइए वो कातिल कौन है? बताइए वो कुर्बानी किसके लिए? बताइए पाकिस्तान में जाके कांग्रेस के नेता इस देश को बदनाम क्यों करते हैं? कातिल हैं। मणिशंकर अय्यर ने क्या सही करा? अरे कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। पीसीआर करेक्ट करिए। मैं दोबारा इनके बाद आता हूं। वारिस, आप भी वहां पे गए थे, आपने भी खूब नारे लगाए। जो मणिशंकर अय्यर ने नारे लगाए, उसको आप सहमत हैं उन नारों से? देखिए, मैं मणिशंकर अय्यर या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर आपको एक बात कहता चलूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये एक बहुत फेमस नारा है और ये वक्त आ चुका है कि 1947 में लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोर लुटेरों से। ये नारे भी गूंज रहे हैं वहां पर। आइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे देश के संविधान को बचाने निकले हैं और संविधान को बचाना आपने 1947 का जिक्र किया। 1947 में तो पार्टीशन हुआ था इस देश में। 1947 में तो पार्टीशन हुआ था इस देश में। तो इस वक्त मोदी और अमित शाह क्या करना चाहते हैं? इस वक्त भी तो मोदी और अमित शाह इस देश को रिलीजन के नाम पे डिवाइड करना चाहते हैं, काला कानून लाकर। हम काले कानून का विरोध करते हैं क्योंकि ये कायदा कानून जो लाया है काला सीए का, ये हमारे देश को डिवाइड कर देगा। ये रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया हुआ कानून है जिसकी संविधान इजाजत तो नहीं आप भी वही कह रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि कुर्बानी देने को तैयार हो जाइए। कुर्बानी किसके खिलाफ? संविधान ने कुर्बानी किसके खिलाफ? अधिकार दिया है सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, फासिस्ट रेजिम के खिलाफ, उनके खिलाफ जो हमारे देश की जो सोल ऑफ इंडिया है, सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ जो हमारे डिफाइन सोल ऑफ इंडिया करना चाहते हैं। आई गिव यू 30 मोर सेकंड। डिफाइन सोल ऑफ इंडिया। आपके अनुसार भारत की आत्मा क्या है? बताइए, भारत की आत्मा क्या है? इज द सोल ऑफ इंडिया। क्या है भारत की आत्मा? बताइए। द सोल ऑफ सेकुलरिज्म। गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है हमारा भारत देश, जिसको मोदी की फासिस्ट रेजिम
डिवाइड करना चाहती है। ऐसा कानून लाकर जो रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया गया वह कानून है अमीश देवगन। ये कानून संविधान सोल ऑफ इंडिया क्या है? ये कानून सोल ऑफ इंडिया क्या है? अंबेडकर जिसने संविधान, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान लाहौर में जाके आइडिया ऑफ इंडिया बता रहे थे, आप सोल ऑफ इंडिया बता रहे हैं। बताइए सोल ऑफ इंडिया क्या है? मैं दोबारा मौका देता हूं आपको। व्हाट इज सोल ऑफ इंडिया? मणिशंकर गए पाकिस्तान, मोदी अफगानिस्तान से आ रहे थे, प्लेन में नीचे देखा बंगले में लाइट जल रही है, उतर गए, बिरयानी खा के आ गए। शादियों में चले गए मोदी पाकिस्तान, अडवाणी चले गए जिन्ना की कब्र पर। मैं तो मेरे दादा पाकिस्तान नहीं गए हम लोग। ये सोल ऑफ इंडिया के लिए लड़ाई लड़े हैं। हमको हमारे देश से मोहब्बत है, सेक्युलरिज्म को बचाएंगे। सोल ऑफ इंडिया सुशील पंडित, इंडिया की जान उसका संविधान है और ये संविधान को बचाएंगे। संविधान का कत्ल नहीं होने देंगे। मजहब की बुनियाद पे नहीं है, गोली चला लो, इनको मजहब की बुनियाद, हम संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात रखते रहेंगे। स्टेटस चाहिए। क्या मजहब की बुनियाद पर? मजहब की बुनियाद पर देश का टुकड़ा होना मंजूर है। उसमें इनको मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों का अत्याचार मंजूर है, लेकिन मजहब की बुनियाद पर उस अत्याचार से पीड़ित समुदाय का भारत आना मंजूर नहीं है। हिंदू से इतनी नफरत है, सिख और बौद्ध से इतनी नफरत है कि मजहब की बुनियाद पर जब उनके साथ अत्याचार होता है तो भारत उनको पनाह ना दे। लेकिन ये भारत मजहब की बुनियाद पर बढ़ जाए, ये भारत मजहब की बुनियाद पर आपको आरक्षण दे, मजहब की बुनियाद पर आपको संविधान माइनॉरिटी का स्टेटस दे, आपको सहूलियतें दे। एक एक करके बारिश साहब आपने बोली, सुशील को सुनिए। किसी प्रताड़ित सिख बारिश आपने बोला, सुशील को सुनिए। किसी प्रताड़ित ईसाई को मेरे बीच में जो भी बोलेगा मैं उसको मुंहतोड़ जवाब दूंगा। बुनियाद 70 साल, ये दोगली बुनियाद है खामोश रह लिया अमीश देवगन। मजहब की बुनियाद पर अपने लिए कुछ भी बोलेंगे, मीठा मीठा कानों से खून निकल लिए सारी सहूलियतें क्या बोला आपने? सुशील पंडित के ने क्या बोला? हम बोलेंगे इनके कानों से खून निकलेगा बारे में गलत बात। अरे इनकी आंखों से तो खून उसी दिन निकाल दिया था जब 30 साल पहले इनको अपने घर से बाहर किया था आप लोगों ने। खिलाफ लड़ेंगे। हर तरह मजहब की बुनियाद पर आर्मी में सिर गिनेंगे। साल पहले मुसलमान कितने सुशील पंडित, मजहब की बुनियाद। सुशील पंडित होल्ड ऑन, सुशील पंडित होल्ड ऑन। व्हाट इज सेइंग? बोलूंगा, मेरा आवाज कम नहीं करना, बोलूंगा। आपकी आवाज कम नहीं है, आपकी आवाज है, लेकिन आपने बोला मैं इतना बोलूंगा सुशील पंडित के कानों से खून निकल जाएगा। इनकी आंखों से तो खून निकल गया था 30 साल पहले। अरे फासिस्ट रेजिम के कानों में खून खराबे की आदत है, जो हमारे देश का कत्ल करना चाहते हैं संविधान का, उनके कानों से खून निकाल देंगे। जिस नेता के पीछे घूमते हैं वो तो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। खामोश नहीं फिर देखो बैठेंगे। इस देश में क्या करते हैं, इसको तो खून खराबे की आदत है। ये खून खराबा देखना चाहता है। आज तो पूरा देश खून खराबे पर आमादा है, पूरा देश रस्ते पे उतर गया तुम्हारी सरकार के खिलाफ। क्या कर लिया तुमने? कब तक खून खराबे की ही आदत है। अरे खून खराबा तो मोदी और अमित शाह चाहते हैं देश में। खून खराबा ही देखने की आदत है। ये चाहते हैं इस देश में खून खराबा हो, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, पीसफुल प्रोटेस्ट खून खराबे का डर दिखाकर। बारिश शांत रही है, बारिश प्लीज शांत रही। मेरी रिक्वेस्ट कुमारी आपको ऑडियो पे हियर सुशील पंडित फॉर 20 सेकंड, देन यू रिस्पॉन्ड, देन शाहनवाज हुसैन। नहीं है सुनने का, बोलो। ये कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर कुछ नहीं होता है। इस देश में माइनॉरिटीज मजहब की बुनियाद पर तय होती हैं कि नहीं होती हैं? अरे इस देश में बजट इस देश के बंटवारा मजहब की बुनियाद पर हुआ था। इस देश के दाएं बाएं मजहब की बुनियाद पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। मजहब ही है जिसकी वजह से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कातिल था, सताए जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। टेररिस्ट था। इसीलिए इस देश में पनाह दी जा रही है उन मजहब की बुनियाद पर सताए गए लोगों को। सुशील पंडित, और आपको परेशानी है, क्या हो गया भाई? शर्म तो आपको आनी चाहिए थी। मजहब की बुनियाद पर जो मुल्क बना है वहां मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क की माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है। इस पर आपको शर्मसार होना चाहिए था, लेकिन आप इतना चोरी के बाद सीना चोरी, मुल्क तोड़ने के बाद मजहब की बुनियाद के बीच में कम करने की कोशिश करो। मजहब की बुनियाद पर वहां लोगों को भारी आवाज है मेरा, और आज आप कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पे मेरे देश को बांटने की कोशिश नहीं करना। अरे आज देश का युवा निकला है रस्ते पे, देश की महिलाएं रस्ते पे उतरी है, शाहीन बाग में जाकर देखो, बुढ़ी औरतें रस्ते पे उतरी है, 60 डिग्री टेम्परेचर में लोग बैठे हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर की ठंडी में, मजहब की ठंडी में लोग बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। सलाम है उनको, बुनियाद पर ही लोगों को वारिस पठान बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए इतनी ठंडी में रास्ते पे उतरे। मजहब है, आप तासुबी लोग हैं,
आपकी पार्टी का नाम मजहबी पार्टी है। आप कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ये मजहब है। आप मजहब की बुनियाद पर ये ठीक है सुशील, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड, बारिश शांत बैठना पड़ेगा। पिछले 7 मिनट से आप बोल रहे हैं, 7 मिनट से पानी पीजिए। आप आरएसएस की आपकी आंखें लाल हो गई है बोलते बोलते। पंडित आपको ये शर्म आनी चाहिए, ऊपर से शर्म नीचे आनी तक चाहिए। मजहब आप सुशील वाले पंडित बड़े हैं। को ये गोडसे मजहब की की औलाद बुनियाद है, पर वोट मांगते ये हैं। आरएसएस की मजहब की औलाद बुनियाद है। ओके, पर शाहनवाज तशरीह करते हैं। शाहनवाज हुसैन और आसिफ मोहम्मद खान, आसिफ मोहम्मद खान और शाहनवाज हुसैन, होल्ड ऑन आई विल कम टू यू। शाहनवाज जी, ऐसा क्यों है कि आप समझा नहीं पा रहे? ऐसी क्या कमी रही आपकी सरकार की, आप समझा नहीं पा रहे, बार बार समझा नहीं पा रहे? आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं। माफ करिए, मैंने कभी आपके धर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन आप भी अकलियत में से आते हैं। क्यों नहीं समझा पा रहे आप? ये क्यों नहीं समझना चाहते? कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई कातिल की बात कर रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या करिएगा? देखिए अमित जी, बात यह है कि अभी तो रजाकारों का हमला हो रहा था आपकी टीवी पर। आप जानते हैं कि आज 40s में रजाकार थे जो हिंदुओं को मारने पे तुले थे, और उसी पार्टी का नाम बदल के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दिया गया। और किस तरह की ज़बान बोली गई, कहा गया इतना ज़ोर से बोलेंगे कि कान से खून निकल जाएगा। और हमारे जो यहाँ पंडित जी बैठे हैं, खुदा के शुक्र है उनके कान से खून नहीं निकला, लेकिन किस तरह की ज़बान है देखिए, डिबेट में भी खून की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो मोहब्बत वाले लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कुछ विपक्ष के नेता हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। हम जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी एक नेता ने बोला कि पुलिस ने इन लोगों को डैश की तरह मारा। क्या वो सही था? दिलीप घोष की मैं बात कर रहा हूं। जो भी एकदम वो गलत क्यों नहीं था? ये शाहनवाज विश्वास हुसैन कैसे हासिल करेंगे आप? मैं बीजेपी जब आपके नेता दूसरी जुबान बोलेंगे, जिम्मेदारी से बोलिए शाहनवाज हुसैन। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की, मैं जिम्मेदारी से शाहनवाज हुसैन के नाते नहीं, मेरी पार्टी ने आपके डिबेट पर मुझे भेजा है, उसके तर्जमान के तौर पर कहता हूं, हमारे यहाँ ये भाषा न भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, न ये भाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की भाषा है, न नरेंद्र मोदी जी की भाषा। शांत रहिए, किसी को नहीं बोलनी चाहिए। शांत रहिए, सवाल का जवाब तो दे रहे कम से कम। हाँ, हम जी और हम जिम्मेदारी से अमित जी कहते हैं, ये डिबेट आपका बहुत देखा जाता है, और ये डिबेट को अभी लोग देख रहे हैं। यहाँ चिल्लाने के लिए कोई है तो बहुत चिल्लाने वाले लोग हैं, ऐसा चिल्लाएंगे कि कान क्या नाक से खून आ जाए, लेकिन ये बोलने से नहीं होने वाला। हमारे पास बहुत चिल्लाने वाले लोग हैं, हम चिल्ला के नहीं बोलते, हम जिम्मेदारी से बोलते हैं। एक सेकंड, आप अपनी आसिफ मोहम्मद खान आएंगे। ऑडियो डाउन है आपका, ऑडियो डाउन है। नहीं, रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। आसिफ मोहम्मद खान भी इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान शाहीन बाग का मामला नहीं है ये, अभी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। अपनी राजनीति अपने आप में आऊंगा आपके पास। आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को भड़काने का काम बंद कीजिए। ये मुल्क सबका है। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, जिनको जाना था चले गए। जब बंटवारे के बाद ये मुल्क आजाद हुआ, जो हिंदुस्तान की मिट्टी का मुसलमान है, दुनिया पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं कर सकती आपसे भी। देश के प्रधानमंत्री का वचन है। मणिशंकर अय्यर ने वहां पर आके सिचुएशन को और खराब करा। किस बात की कुर्बानी, कौन कातिल? लाहौर टू शाहीन बाग मणिशंकर को, अय्यर को लाने की क्या जरूरत थी? आपके नेताओं ने राजनीतिक मंच बना दिया है, सुभाष चोपड़ा से लेकर शशि थरूर तक। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी आगे निकल जाएगी कई अखिलियतों के वोटों में? हम कैसे पीछे रहे? हम अपना गेम प्लान करते हैं। देखिए, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल कोई शख्स जो है इसको लीड कर रहा है। आप बात सुन लीजिए थोड़ा सा, आप और लोगों की बात सुनते हैं, बीजेपी और आरएसएस के स्पोक्समैन को आप इंटरप्रेट नहीं करते हैं। बोला ही नहीं। और जैसे हम लोग बोलना शुरू करते हैं, मैंने तो कुछ लगता बोला है ही कि नहीं। आप आरएसएस या बीजेपी के स्पोक्समैन की हैसियत से आप बात करने लगते हैं। सर मैंने बोला नहीं, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको किसी और की बात सुनाई दे रही है, पीसीआर चेक करिए। मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। बोलिए, अब आप अपनी बात रखिए। सर मैंने बोला ही नहीं कुछ। देखिए, मैंने ये कहा कि ये किसी पॉलिटिकल ना पार्टी का मंच है, ना किसी पॉलिटिकल आदमी इसको लीड कर रहा है। ये सभी पार्टी के लोग, चाहे समाजवादी के हों, बीएसपी के हों, कम्युनिस्ट हों और कांग्रेस के भी। देखिए, कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि
सीए, एनआरसी और एनपीआर का हम विरोध करते हैं। इसलिए हम, अगर हमें वो मंच बोलने के लिए मिलेगा तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे। हम उस तहरीक में शामिल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, पर हम मुझे ये नहीं समझ कह रहे में कि नहीं आ रहा, हम मंच नहीं किसके बोले। लिए? आप कह रहे हैं राजनीतिक मंच की तरह इसका इस्तेमाल नहीं करें। मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के नेता है? शशि थरूर किस पार्टी के नेता है? सुभाष चोपड़ा किस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है? बताइए। हम तो शाहनवाज जी को भी इनवाइट कर रहे हैं, शाहनवाज जी को भी इनवाइट कर रहे हैं हम। सॉरी, आप कहिए, हमने अभी कहा था इसे कि आपको हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप लेकिन ये कातिल कौन है? आपके नेता ने कातिल किसको बोला? लोगों के दूर कीजिए। आसिफ जी, आपके नेता ने कातिल किसको बोला? कातिल उनको बोला। हाँ, हम बता रहे हैं। कुर्बानी किसके लिए? हमने नाथूराम गोडसे की आइडॉल, महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे की बात क्या करी? गोडसे की आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले लोगों को कातिल कहा है और कातिल कहते रहेंगे। शाहनवाज की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग इस मुल्क में कातिल की हैसियत से रहते हैं। और मैं और बात बता दूं कि अब वक्त आ गया है देवगन जी, अब वक्त आ गया है, ना तो जिना की आइडियोलॉजी वाले लोग इस मुल्क में रहेंगे, इसी शाहीन बाग में नारे लगे की आइडियोलॉजी में यकीन वाले लोग इसी शाहीन बाग में नारे लगवाए आप लोगों ने। जिन्ना वाली आजादी, इस मुल्क में जिन्ना वाली आजादी किसको चाहिए, कहाँ चाहिए? शाहनवाज हुसैन, अब ये बिल्कुल गलत बात। लगे वीडियो है। हम तो जिना मुर्दाबाद कहने वाले लोग हैं, पर नारे लगे इसी शाहीन बाग के अंदर। हम जिना की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। ओके, जवाब जी। एक तो अमित जी, आपने सबसे ज्यादा समय कांग्रेस के नेता को दिया है, तो थोड़ा समय इनके मुकाबले हमें दे दीजिए। सर, आप दोनों ही शिकायत कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। अमन वाला व्यक्ति हूँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शिकायत कर रही हैं। नहीं, कांग्रेस के नेता को आप जी, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट जगह पर बैठे हैं, तो मैं उतना ही समय चाहता हूँ। बिल्कुल लीजिए सर, चिल्लाने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन सुशील पंडित और वारिस पठान की डिबेट हो रही थी। हाँ, बोलिए शाहनवाज। जी, वो वारिस साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन वहाँ आए। मैं आसिफ खान साहब से कह रहा हूँ कि आप वहाँ के एमएलए रहे हैं, वहाँ बहनें जो बैठी हैं बहनें, उनको जाकर बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए लोगों की नागरिकता देने वाली है, जो मजहब के नाम पर सताए गए हैं। और आप कहते हैं कि आप गांधी की आइडियोलॉजी वाले हैं, तो आपको उन मासूम लोगों को जो महात्मा गांधी ने वचन दिया था, उस वचन को मोदी जी पूरा कर रहे हैं, मौलाना आजाद का दिया वचन पूरा कर रहे हैं, तो आपको इतराज क्यों हो रहा है? आप डर दिखा रहे हैं एनआरसी का। एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई पार्लियामेंट में, कोई पार्टी फोरम पर, कोई कैबिनेट में, कहीं पर कोई रूल नहीं बना। जवाब ले लेते हैं, जवाब उसके नाम पर आप डरा रहे हैं। एनआरसी तो आसाम में बनी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से। तो आसिफ भाई, आप लोगों को बताइए ना कि हमने गलती की है, माफ कर दीजिए, हमने आपको भड़का दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जो कहा था वो सही नहीं है। आसिफ मोहम्मद खान का जवाब सुन लीजिए। का वचन है। शाहनवाज जी, आपने अपनी बात को रखा। अब आप तो आपको बड़े वरिष्ठ आदमी है, कैबिनेट मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। आसिफ मोहम्मद खान भी बड़े वरिष्ठ नेता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहस होगी जिसमें तर्क वितर्क होंगे। ओके आसिफ जी। शाहनवाज जी, पहले तो मैं महात्मा गांधी की बारे में आपने जिक्र किया, मैं आपको ये बात बता दूं कि महात्मा गांधी के वो अल्फाज भी याद रखिए, तारीख में है, हिस्ट्री में है, कि उन्होंने कहा कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं मैं उनको लेकर जाऊंगा, और जो हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। आप अगर तारीख में जाएंगे भारत वाले तो लोग ये बात हैं भी आपको सुनने और पढ़ने को मिलेगी, है ना। रही बात, हम तो देखिए, मैं आपसे पहले भी मैंने ये बात कही है कि हम कोई चीज स्टडी करके बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने आसाम में एनआरसी लागू किया, हमने अपोज नहीं किया। जब आपको अंदेशा हो गया कि भाई ये तो खेल जो हम करना चाह रहे थे वो खेल नहीं हुआ, इसलिए हम एक फिल्टर लगाते हैं, और उस फिल्टर में छान के जो नीचे निकलेगा, आप एक सीए लेकर आए। आपने आसाम में लागू करने से पहले सीए क्यों नहीं लेकर आए थे? हम आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एनआरसी है, मुझे लगता है जी। ये तो वादा था ना, सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी ने जब एक कमेटी थी, बीजेपी गई थी, सुनिए ना, प्रणब मुखर्जी के क़यादत में जो 2003 की कमेटी थी, उसने रिपोर्ट दिया था जिसमें बड़ी खबर
और उसमें रिपोर्ट दिया था कि सुशील पंडित कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। एक सेकंड, ठीक है शाहनवाज जी, नागरिकता देंगे जो मजहब के नाम पर सताए जा रहे हैं, आपको क्यों इतराज हो रहा है? अब हिंदू और सिख से इतने नाराज क्यों रहते हैं? अगर वो धर्म के नाम पर हम सीए पर डिबेट करने को हम राजी हैं। शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से सड़क को बंधक बना रखा है, उस पर हम राजी नहीं है बहस करने के लिए। पॉइंट ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंफ्यूजन इतना फैलाओ कि सब लोग कंफ्यूज हो जाए, वापस आने की अपील करें। ठीक है सुशील पंडित, नो वन एल्स हिंदुस्तान में हम वेलकम करेंगे। ये सियासत, आसिफ मोहम्मद खान, आपकी बात को सुना मैंने। शाहनवाज होल्ड ऑन, सुशील पंडित प्लीज एक पॉइंट, फिर बड़ी खबर आ रही है। ये सियासतदान बड़े शातिर हैं, पूरी क्लैरिटी है इनको मालूम है कि 2016 में पहले आया था सीएए, जब कहीं पर एनआरसी नहीं हुआ था असम का, इनको मालूम है। लेकिन ये बात गोल कर जाएंगे, ये बार बार यही कहेंगे कि एनआरसी जो है वो उसकी वजह से सीए पर हम लगातार बहस कर रहे हैं। पिछले महीने भर से हम भी कर रहे हैं, आप भी कई डिबेट में आए, शोएब जी भी कई डिबेट में आए, लेकिन शाहीन बाग पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। 1 महीने से बंधक बनी हुई है रोड, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये इस देश की कनपटी पर बंदूक रख के फैसला कराना चाहते हैं। सरकार में हिम्मत नहीं है क्या हटाने की? अमीश जी, केंद्र सरकार में हिम्मत नहीं है हटाने की? अमीश जी, हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था या तो वो हटाएंगे फिर तूफान खड़ा हो जाएगा। कैसे हटा दिया? आपको कोई दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार बैठा है। हमारे यहाँ व्यवस्था से काम चलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा नहीं हटा सकते, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है जाकर के उनको परसुएट कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट की बात को बतंगड़ मत बनाइए। वारिस पठान, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है उन्हें देश समझा बुझा के चलता है, लेकिन अगर आप आप काफी देर बोले, दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइसेंस नहीं दिया है। बड़ी खबर इस समय, बड़ी खबर है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। बड़ी खबर है, जेएनयू की छात्र नेता अध्यक्ष आयशी घोष का विवादित बयान है, और ये विवादित बयान ये है कि इस लड़ाई में हम कश्मीर को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते। सरकार ने कश्मीर से ही सब कुछ शुरू किया था। फ्री कश्मीर का एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। फ्री कश्मीर पर आयशी घोष का इसको कबूलनामा भी मान सकते हैं। सुशील पंडित, ये अब बिल्कुल क्लियर है, फ्री कश्मीर का नारा फ्री इंटरनेट के लिए नहीं था, फ्री कश्मीर से ये सब कुछ शुरू होता है। यानी अब ये स्पष्ट है, ना ये फीस बढ़ाई की लड़ाई है, ना ये सीए की लड़ाई है, ये आजाद कश्मीर की लड़ाई है। अभी तो परतें खुलेंगी, ये ट्रिपल तलाक पे भी आएंगे, ये अयोध्या पर भी आएंगे, ये सारा का सारा जमा करके अब वो मवाद फूट रहा है। ये सोच रहे थे कि इतने सारे मुश्किल फैसले एक के बाद एक कैसे होते चले गए, इस सरकार को इतनी आसानी से ये सब करने का मौका कैसे मिल गया, और ये घृणा फूटी है इस आंदोलन के रूप में, और ये सारे मुद्दे निकल करके आएंगे। आज अमीश जी इस पर जवाब दीजिए। इसी पर जवाब दूंगा कि फ्री कश्मीर से तो लड़ाई शुरू होती है पूरी। बिल्कुल। देखिए, जब फ्री कश्मीर, इस लड़ाई में कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते, पूरा मसला वहां से शुरू होता है। क्या मसला है कश्मीर का? जब फ्री कश्मीर का मसला क्या बताइए, सुनेंगे। जब फ्री कश्मीर का पोस्टर, भाषण दिया है, मैं भाषण सुना सकता हूं आपको। एक लड़की जो है फ्री कश्मीर का पोस्टर लेके गेटवे ऑफ इंडिया पे, उसके बारे में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये मराठी है, और इसकी बात मैं समझ रहा हूं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रही है। उद्धव ठाकरे जी ने जो है उसको सपोर्ट किया। रही बात आयशी घोष की, आज आयशी घोष बीच में पीसीआर प्ले करिए, एक महिला प्ले करिए बाइट, ऑडियो डाउन कर दीजिए मेरा और इनका, प्ले करिए वो बाइट। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। दोबारा बाइट प्ले करिए, दोबारा, आपने सुनी नहीं ना, दोबारा बाइट प्ले करिए। लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। सुन लिया? कश्मीरी पंडित भी आते हैं। कश्मीरी पंडित नहीं है कि नहीं? इस लड़ाई में कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते। कश्मीर से शुरू किया था, कश्मीर से शुरू किया था। कश्मीरी पंडितों के जो हित है उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। इस सरकार की बात कर रही है सुशील जी, मैं आपके साथ नहीं रहूं,
कश्मीरी पंडितों के हित की बात नहीं थोड़ी तो होगी। गैरत रखिए ना कश्मीरी सामने पंडितों सामने के झूठ हित की बात बोलेंगे होनी आप क्या? चाहिए। कश्मीरी पंडित कश्मीरी है या नहीं? कश्मीरी पंडित की बात ही नहीं हुई। क्या बात करते हैं? कश्मीरी पंडित कश्मीरी है कि नहीं? कश्मीरी पंडित की भी बात होगी। और जो इस वक्त कश्मीर में जिस तरीके से जुल्म हुआ, पेलेट गन से बच्चों की आंखें फोड़ दी गई, उस बारे में भी बात होनी चाहिए भाई। सबकी बात होनी चाहिए। प्रताड़ित हिंदू की बात करते हैं ना, ये कहते हैं ये पाकिस्तानी है। प्रताड़ित सिख की बात करते हैं ये पाकिस्तानी है। इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्या किया है? ये पढ़िए आपके लिए लेकर आया हूं, पढ़िए। इस लड़ाई में हम कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते। सरकार ने कश्मीर से ही सब कुछ शुरू किया, ये बोला है। ठीक है, कश्मीर से क्या शुरू हुआ है? कश्मीर से क्या शुरू हुआ बताइए ना। इस सरकार ने क्या शुरू करा? एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गए। सुनिए, लाइव डिबेट में शोएब जमाई एक्सपोज हुए हैं। देखिए ना अभी मैं कैसे किस तरह से एक्सपोज हुए? बुरी तरह से एक्सपोज हुए। कश्मीर हिंदुस्तान का कश्मीर हिंदुस्तान का कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ना? कौन इससे कौन इनकार? कश्मीर को हम पीछे छोड़ सकते हैं क्या डेवलपमेंट में? उसके विकास में पीछे छोड़ सकते हैं क्या? क्या कश्मीर को हम पीछे छोड़ सकते हैं? आजादी, बेकारी से आजादी, कमाल है। मतलब भूखमरी से आजादी, आप फंस गए। देश में ही आईसी घोष की बात पर रिएक्शन। आईसी घोष एक छात्र नेता है, जेएनयू की प्रेसिडेंट है, जिनकी लीपा पोती जवाब कर रहे हैं। जवाब शाहनवाज देखिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। ये थोड़ा डिरेल हो गए हैं, डिरेल हो गए हैं। ब्रेक में थोड़ी ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करिए। फंस गए आप, मेरी सांत्वना आपके साथ है। शोएब जमाई, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो। वारिस पठान मेरे साथ है। मैं सीधा वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, मेरा सवाल आईसी घोष को लेकर है। आवाज आ रही है आप तक? लगता है वारिस हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनके पास आऊंगा। मैं आपका आसिफ मोहम्मद खान रुख करता हूं। आसिफ मोहम्मद खान, आईसी घोष ने बोला ये लड़ाई तो कश्मीर से शुरू हुई है। कश्मीर पर तो सबसे पहले सरकार ने कार्रवाई करी थी, यानी 370 हटाया था। यानी ये पूरा मसला 370 से जुड़ा हुआ है। ये तो स्पष्ट सामने आ गया। देखिए, उन्होंने मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरह से ये एक नारे लगाए जाते हैं कि हमें चाहिए आजादी, तो आजादी का मतलब क्या आप उसको निकालते हैं? ना ये तो बयान दिया है, नारा नहीं है सर। हैं कि अलग मुल्क चाहते हैं सर, नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये तो बयान दिया है। नहीं, जेएनयू के अध्यक्ष आईसी घोष का विवादित बयान है। फ्री कश्मीर की, हाँ, फ्री कश्मीर की बात कही है ना। फ्री कश्मीर का ये मतलब नहीं सरकार ने सब कुछ कश्मीर से ही सब कुछ शुरू किया। नहीं, फ्री कश्मीर से ये है, उन्होंने बोला, मैंने थोड़ी बोला है। अवाम के साथ आप पैलेट्स चला रहे हैं, आप बुलेट्स चला रहे हैं, आप उनके जनता के साथ आप उनको तो आप भी उस बात को सपोर्ट करें कि पैलेट चल रही है, बुलेट गन चल रही है, तो ठीक है, बोल भी दिया तो क्या अर्थ है? वारिस पठान, आप भी शाहीन बाग गए दिल्ली में। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जेएनयू की छात्र नेता अध्यक्षा आईसी घोष कहती हैं, फ्री कश्मीर से आईसी को एक सेकंड सर वारिस पठान को आप लेने दीजिए, कि इस लड़ाई में हम कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते। सरकार ने कश्मीर से ही सब कुछ शुरू किया था, इसे कैसे भूलेंगे? ये लड़ाई कश्मीर की है, सीए तो बहाना है। क्योंकि अभी सरकार ने बोला कि गिनती अगर लोगों की शुरू होगी तो कोई कागज नहीं मांगे जाएंगे। तो आप सुनो अभी मेरी बात खामोशी के साथ अमीश भाई। जेएनयू में एबीवीपी के 50 गुंडे मुंह पे मफलर बांध के घुसे, हाथ में हथियार लेकर तोड़फोड़ किया, हमारी बेटियों को मारा, स्टूडेंटों को मारा, वहां से नारे लगाते हुए गए मोदी जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब टिप्स में भी आ गया उनके बारे में कि कौन थे, आइडेंटिफाई हो गए। आज 10 दिन हो गए, कितने पुलिस कर्मियों को अरेस्ट किया आपने, कितने उन गुंडों को अरेस्ट किया आपने? सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे आपको पता है? क्योंकि ये गुंडे पुलिस के साथ मिले हुए थे और अमित शाह और मोदी के इशारों पर ये जेएनयू में घुस के दंगल किए थे। आपने रखा, मैं इसका जवाब ले लूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसको उठा के अरेस्ट करिए। आईसी घोष पर आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? भी एक बात कहा, सुनिए, आईसी घोष पर कुछ बोलिए ना। अरे 3 सेकंड में मुझे भी बोलने दीजिए, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। हुसैन ने कहा आईसी घोष पे बोलिए। कोई ऐसी भाषा यूज नहीं करते
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा वाले कोई अप्रत भाषा यूज नहीं करते। मैं आईसी घोष पर जवाब वारिस पठान के यूपी के मंत्री रघुवीर सिंह ने क्या कहा? रघुवीर सिंह ने क्या कहा कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा या प्रोटेस्ट करेगा आईसी घोष पर जवाब। तो क्या ये खंडन करते हैं शाहनवाज हुसैन? आईसी घोष पर जवाब। इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ आईसी घोष ने ये क्यों बोला? आईसी घोष ने ये क्यों बोला कि कश्मीर से ये सब कुछ शुरू हुआ है? इसका मतलब क्या है? उसका जवाब आईसी घोष देगी। उसका जवाब आईसी घोष। आप तो आईसी घोष के समर्थन में खड़े थे, कर दिया है। अभी तो बोल रहे थे जेएनयू में एबीवीपी के गुंडे घुसे और उन्हें मारा। उसका क्या? आईसी घोष का जवाब आईसी घोष देगी। अरे हो गया, सबके सामने आइडेंटिफाई हो गए हैं। कोमल शर्मा का नाम आ चुका है। आईसी घोष पर क्या कहेंगे आप? अब तक चलो आईसी घोष ने सही कहा, गलत कहा, आईसी घोष देश विरोधी कहा, क्या बोलेंगे आप? देखिए कि मोदी सरकार ने लड़ाई कश्मीर से शुरू करी है। जो भी शख्स कश्मीर से कैसी लड़ाई बात करेगा, जो भी शख्स देश विरोधी बात करेगा, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं। आई लव माय कंट्री। हिंदुस्तान मेरा देश है। अगर ऐसी घोष ने किया है, लेकिन काफी वीडियो मॉफ्ट होके आया, जरा अमीश देवगन उसकी चौकसी कर लीजिए। आप चौकसी कर लीजिए कितने वीडियो मॉफ्ट होके घूम रहे रस्तों पे। कहा गया था कि हम लोगों ने नारे लगाया पाकिस्तान के। फैक्ट चेक में अगले सवाल कि कोई पाकिस्तान के समर्थन में नारे नहीं लगे थे, बल्कि नारे लगे थे हिंदुस्तान। अच्छा देखिए, आप लोग कह रहे, आप भी कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। सरकार कह रही है कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनसंख्या की गिनती तो करवाएंगे। सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठ बोलती है। जनसंख्या की गिनती होगी तो करते रहेंगे, होगी, लेकिन जब इस तरह का एनपीआर होगा जिसमें डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक होगा तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एनपीआर और एनआरसी दोनों एक ही सिक्के के दोनों कोई बायोमेट्रिक नहीं मांगा जा रहा। फिर लफाजी हुए थे, नहीं बताता मैं। कोई बायोमेट्रिक नहीं माना जा रहा। लेकिन जब हम विदेश जाते हैं, एक सेकंड वारिस पठान, व्यूअर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए, जब दुबई जाते हैं तो बायोमेट्रिक देते हैं ना? जब मैं दुबई जाता हूं तो वहां मेरा पासपोर्ट देख के बोलते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो क्या वो मेरी सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है? वारिस भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं, बायोमेट्रिक देते हो ना उधर? क्यों बताइए ना, बायोमेट्रिक देते हो ना उधर? तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं तो इंडियन सवाल का नेशनल जवाब हूं। दीजिए ना वारिस जी। बायोमेट्रिक देते हो ना वारिस पठान? आधार कार्ड क्या है? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। अरे मैंने तो पूछा नहीं आधार कार्ड क्या है, पासपोर्ट क्या है। मैंने पूछा दुबई जाते हो तो बायोमेट्रिक देते हो कि नहीं देते? वारिस भाई बिल्कुल। अमीश भाई आपको शायद जानकर बड़ी दुखद होगा कि हमारे देश में सिर्फ 28% लोगों के पास मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बायोमेट्रिक देते हो कि नहीं देते? खुद के जवाब है हाँ देते हो। दुबई में बायोमेट्रिक दे सकते हो लेकिन हिंदुस्तान में नहीं दोगे। मोदी सरकार के ठीक है, ओके। सुशील पंडित डिटेल है। सुशील पंडित 20 सेकंड। शाहनवाज जी माफी चाहता हूँ, आखिर में आपके पास नहीं आ रहा। सुशील पंडित 20 सेकंड। अमीश जी पता नहीं दिल में कौन सा चोर है, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, यहां की नहीं गिनवाएंगे, वहां नहीं बतलाएंगे। क्या बात छुपा रहे हैं जो आप नहीं बताना चाहते? ठीक है, कौन सा चोर है, किसे दबा? वारिस को ऑडियो ऑफ करिए, वारिस को ऑडियो ऑफ करिए। वारिस को 10 सेकंड दीजिए, वारिस को 10 सेकंड दीजिए। वारिस 10 सेकंड जवाब दीजिए सुशील पंडित की बात का। देखिए अमीश भाई मेरा सिंपल सवाल है, मैं और मेरी तरह देश के लाखों नागरिक हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, तो ऐसी हाल में मोदी और अमित शाह क्या हमको गोली मार देंगे? क्या हमको जल्दी? आपने इस डिबेट के टॉपिक को सार्थक कर दिया कि अराजकता फैला देंगे, यही बात करें ना शोएब जमाई? नहीं देखिए अराजकता नहीं है। ये मोबाइल फोन की चिप लेने के लिए कागज दिखाया था ना, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? लेकिन अगर मोदी मांगेंगे तो नहीं दिखाएंगे। कल को वो सांस पर कुछ बोल दे तो सांस लेना बंद कर दीजिएगा जनाब। मैं ब्रेक ले रहा हूं फिलहाल, आर पार में इतना ही। लेकिन अगला शो प्रीति के साथ आप देख सकते हैं। निष्कर्ष में यही है कि कई बार आपको पता नहीं लगता अराजकता की तरफ अब कब आगे बढ़ जाते हो, शायद उसी की बानगी है।